नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर माँ सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सेल कोशिका के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसने जितनी भी कोशिकाएं खोजी थी वो सारी की सारी मृत थी, डेड थी। लिविंग जो आपके सेल है उसकी डिस्कवरी एंटोनी लेवनहॉक ने की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल के बेसिस पे हमने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते थे जो एक कोशिका से बने होते थे, और मल्टीसेलुलर वो होते थे जो दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते थे। उसके बाद हमने सेल थ्योरी के बारे में जिक्र किया था कि सेल थ्योरी जो है हमें स्केल्डन और स्क्वेन ने दी थी 1839 के अंदर। और हमने उस सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या बताया था उसको एक बार हम रिपीट करते हैं कि भाई जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, ये जो दिया गया था, ये दिया गया था स्केल्डन और स्क्वेन के द्वारा। स्केल्डन और स्क्वेन दोनों ने कोशिका सिद्धांत के बारे में हमें बताया था, और इसने बताया था कि कोशिकाओं के ऊपर कोशिकाएं जो है वो कैसे काम करती हैं, कोशिकाओं का सिद्धांत क्या होता है काम करने का। तो उसमें सबसे पहली बात जो इन्होंने बताई थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी आपके जीव हैं, वो सारे के सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने बताई थी, इन्होंने ये कहा था कि सेल जो है, कोशिकाएं जो है वो आपस में मिलकर काम करती है, सभी कोशिकाएं जो है आपस में मिलकर काम करती हैं। तीसरी जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि सेल का जो सबसे बड़ा भाग होता है, या जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का जो मस्तिष्क होता है वो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। और इस केंद्रक की खोज जो की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये हमें कोशिकाओं के बारे में बताया गया था कि भाई कोशिकाएं जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है, वो सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती है। कोशिकाओं का सबसे बड़ा हिस्सा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। उस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और ये कब की थी? 1831 में। इसके बाद एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो कोशिका जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं करते हैं, उसको ओबे नहीं करते हैं। विषाणु के बारे में हमने एक और बात आपको बताई थी कि विषाणु जो है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहा जाता है। इसकी स्टडी को, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी जो है आपके विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। और विषाणु की जो खोज की थी वो इनेवोस्की ने की थी। ठीक है, इसके बाद हम आज आगे पढ़ते हैं कि भाई कोशिकाओं के अंदर कैसे कैसे जो है कोशिकाओं को आगे कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहां पे याद रखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के आधार पर, जटिलता के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। जिसमें हम एक को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक, और दूसरे को बोला जाता है यूकैरियोटिक। अगर हम हिंदी में इनकी बात करें, इसको बोला जाता है असीम केंद्रक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल, और इसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल या ससीम केंद्रक कोशिका। जटिलता के आधार पर कि भाई उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके आधार पर, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया, असीम केंद्रक कोशिका और ससीम केंद्रक कोशिका, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल। इसमें जो आपको ये आगे प्रो वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है आधे, और यहां पे इसके अंदर जो आपको यू वर्ड दिखाई दे रहा है, EU, इसका मतलब होता है ट्रू या सच्ची। और इसमें आपको एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में मैंने अभी भी आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का क्या होता है? ब्रेन होता है।
न्यूक्लियस जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी के ऊपर जो है इनके बेसिस पे क्या होगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि आपका जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। अब अगर इसके अंदर केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक की जो लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली, वो भी एब्सेंट होगी। यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, असीम केंद्रक कोशिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, केंद्रक अब्सेंट होता है। अगर उसके अंदर केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होगी वो भी अब्सेंट होगी। अब यहां से आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमने बताया था कि न्यूक्लियस जो है किसी कोशिका का ब्रेन होता है। अब सपोज करो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ब्रेन है ही नहीं या बहुत कम है, तो क्या हम उसे विकसित कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वो आपकी कैसी होती है? अविकसित। वो आपकी कैसी होती है? अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका मतलब अनडेवलप्ड सेल। तो सबसे पहली बात जो हमें पता चली प्रोकैरियोटिक के बारे में कि प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली भी अब्सेंट होती है, और केंद्रक के अब्सेंट होने के कारण वो कोशिका आपकी कैसी होती है? अविकसित होती है। तो कोई भी पूछ ले कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी कोशिका अविकसित होती है, तो हम हमेशा कहेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होती है? अविकसित होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको पता चला कि भाई कोशिका के अंदर जो आपके प्रोकैरियोटिक है, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बताया कि भाई केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये कोशिकाएं आपकी कैसी होती है? अविकसित कोशिकाएं होती है, अनडेवलप्ड होती है। अविकसित, अनडेवलप्ड। अगर हम बात करें ससीम केंद्र कोशिकाओं की, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो इसके अंदर केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब केंद्रक भी है, केंद्रक झिल्ली भी है, अगर न्यूक्लियस ही है जो कि हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, अगर वही मौजूद है तो जाहिर ही बात है ये कोशिकाएं आपकी कैसी होंगी? विकसित कोशिकाएं। ये आपकी कोशिकाएं कैसी होंगी? विकसित कोशिकाएं, या हम कहेंगे इनको ये कैसी होंगी? आपकी डेवलप्ड सेल होंगे। तीसरा डिफरेंस अगर मैं इनके अंदर बात करता हूं कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनके अंदर सेल ऑर्गेनल, या हम इनको बोलते हैं कोशिकांग। अब कोशिकांग क्या होते हैं? जब हम सेल को पढ़ेंगे, सेल के अंदर हम जाएंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, या फिर हम बात करेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सेल ऑर्गेनल की अगर मैं बात करूं तो सेल ऑर्गेनल आपके होते क्या हैं? सेल ऑर्गेनल जब हम सेल को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं उसके, जैसे कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे ER के बारे में। ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे अगर हम बात करें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। या फिर हम बात करें प्लास्टिड की, प्लास्टिड जो होते हैं लवक होते हैं। ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो मैं अगर बात करूं कि भाई सेल ऑर्गेनल का मतलब होता है अंग, कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग जो होते हैं आपके यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं? आपके एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कहेंगे इसको ये आपके क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं।
इसके बाद बात करते हैं हम राइबोसोम की। राइबोसोम जो होता है वो सेल की प्रोटीन फैक्ट्री होता है, यानी कि सेल को, कोशिका को जो प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन का जो सिंथेसाइज होता है कोशिका के अंदर, वो किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के अंदर होता है। तो राइबोसोम की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो राइबोसोम इसके अंदर साइज ऑफ राइबोसोम राइबोसोम का आकार, हम राइबोसोम के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़े। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम का जो साइज होता है, राइबोसोम का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, जैसे 30S, 50S और 70S। यूकेरियोटिक कोशिका में अगर मैं राइबोसोम के साइज की बात करूं, राइबोसोम आपको पता चल गया कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल की, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो राइबोसोम जो होता है इसका जो साइज होता है यहां पे वो होता है 40S, 60S या 80S। इन सब के बारे में हम जब राइबोसोम आएंगे, जब हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि राइबोसोम में साइज क्या होता है, 40S, 60S, 80S। इसके बाद का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 1 होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चौथा डिफरेंस है आपका कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 1 होती है, या फिर हम कहेंगे इट कंटेन ओनली 1 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 1 होती है। इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम। यह आपका एक से ज्यादा क्रोमोसोम से बना होता है। अब क्रोमोसोम के बारे में सबको पता है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वहाँ पे आपका जो है क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जो बना होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है? क्रोमोसोम आपका आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। और ये प्रोटीन कौन सा होता है? इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, क्रोमोसोम बनाने में जिस प्रोटीन का यूज होता है या डीएनए में जिस प्रोटीन का यूज होता है वो प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 1 है, तो इसके अंदर जाहिर ही बात है हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा, या हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? कम होगा। इसके अंदर क्रोमोसोम जो है 1 से ज्यादा होते हैं, 1 से ज्यादा संख्या होती है क्रोमोसोम की, तो इसलिए इसके अंदर जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनके अंदर किसमें हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, तो जाहिर बात है यूकैरियोटिक सेल में कौन सा प्रोटीन ज्यादा होगा? हिस्टोन प्रोटीन। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके बाद जो है इसके अंदर एक चीज और जो आपको याद रखनी है, साइज की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनका जो साइज होता है, इनका जो आकार होता है, जाहिर बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आपके अनडेवलप्ड है, अविकसित है, तो इनका जो साइज होता है वो 1 µm टू 10 µm के बराबर होता है। इसका साइज जो होता है वो आपका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और 1 माइक्रोमीटर जो बराबर होता है वो आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर के। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो साइज में, आकार में छोटे होते हैं, और इनका साइज किसके बीच में लाई कर सकता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में लाई कर सकता है, और 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻6 के। अगर मैं प्रोकैरियोटिक का साइज है ये। यूकैरियोटिक की बात अगर मैं करूं तो यूकैरियोटिक का जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है।
यानी कि ये आपके आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगर हम बात करें कि यूकेरियोटिक सेल किसके अंदर पाए जाते हैं, जितने भी हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, हमने बताया था अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गे, नीली हरी शैवाल या वायरस, इन सब के अंदर आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और यूकेरियोटिक सेल की बात अगर मैं करूं तो ये किस किस के अंदर पाए जाते हैं, ये आपके पादप प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ये आपके एनिमल जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में। एक बार फिर से हम इनका रिवीजन लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं विकसित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर केंद्रक मौजूद होता है, सॉरी अविकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता है। यूकेरियोटिक सेल जो होते हैं आपके विकसित होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है, केंद्रक आपका क्या होता है, मौजूद होता है। ये आपके साइज में छोटे होते हैं, इनका साइज आपका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये आपके साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनके अंदर जो आपके क्रोमोसोम की संख्या है 1 होती है, इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या कम होने के कारण इसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो भी कम होता है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा होता है क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर सेल ऑर्गेनल इसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी आपके कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर एब्सेंट होते हैं और ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं आगे सेल के बारे में बात करता हूं तो सेल की जो कैटेगराइज है, सेल जो है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन सब के अंदर जो है, सॉरी इन दोनों के अंदर अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल को आपने अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो हमारा जो अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल। एनिमल सेल को हम बोलते हैं जंतु कोशिका। प्लांट सेल पादप कोशिका। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर हम डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए एक बार, सपोज ये हमारा सेल है जिसको हम जंतु कोशिका या एनिमल सेल कह रहे हैं। इसके अंदर ये मैंने केंद्रक बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के अंदर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सबसे बाहरी जो लेयर है इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये आपका होता है केंद्रक या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये आपका होता है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। अब अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूं तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ मैं ऐसे बनाता हूं। इसके बाहर एक लेयर लगी होती है, सबको पता है, हम इसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, पादप कोशिकाओं के अंदर होती है। इसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये आपका न्यूक्लियोलस, यानी कि इसको हम बोलते हैं केंद्रक और इसको हम बोलते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। अब मेन डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा और हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है दोनों साइड। इसको हम कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हम इसको कह सकते हैं जीव द्रव्य जालिका। जीव द्रव्य जालिका हम 1 बाय 1 इनके बारे में अलग से ही पढ़ेंगे कि भी ER होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जीव द्रव्य जालिका बोलते हैं। इसके अंदर भी जीव द्रव्य जालिका मौजूद होता है।
और ये जीव द्रव्य जालिका जो है ER जो है ये आपके दो टाइप का होता है। एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये वाली जो जीव द्रव्य जालिका होती है ये आपकी स्मूथ होती है, समतल बिल्कुल इसका सरफेस होता है, मुलायम इसका सरफेस होता है। और नीचे वाली जो ये है इसको हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये जो आपकी जीव द्रव्य जालिका होती है ये कैसी होती है? खुरदरी होती है। यानी कि इन दोनों के अंदर जो नीचे वाला ये हिस्सा है, इन दोनों के अंदर ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसको हम जीव द्रव्य नहीं अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है, RER और SER। SER के बारे में बता चुका हूँ, स्मूथ होता है, मुलायम होता है। और ये RER खुरदरा होता है, रफ होता है। इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद भी रहते हैं। इनको हम बोलते हैं गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी। इनको हम क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी काय। इसका नाम जो गोल्गी काय को जो है ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है या फिर जिसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य, उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी गोल्गी काय मदद करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर भी कहा जाता है। एनुअल सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी संरचना बनी होती है ऐसे, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम या फिर इसको बोला जाता है केंद्रीय काय। सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन में हमारी मदद करता है, कोशिका के विभाजन में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा कोशिका विभाजन ही रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम जो है वो कैसे हेल्प करता है कोशिका विभाजन के समय। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके प्लांट सेल के अंदर भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे इस एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे एक संरचना बनी होती है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसा बोला जाता है, लाइसोसोम बोला जाता है। लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लाइसोसोम जो होता है उसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्लांट सेल में यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ किस में पाई जाती हैं? वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो है आपके रिक्तिकाएँ जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में आपके प्लास्टिड्स होते हैं, लवक होते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे 1 बाय 1 कि प्लास्टिड के टाइप कितने होते हैं। तो प्लास्टिड जो है वो आपके किसके अंदर पाए जाते हैं? इसके अंदर। अब इस पूरे सेल के अंदर एक द्रव भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है। पूरे सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको फ्लूइड जो इसके अंदर होता है उसको नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। पूरे सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसी फ्लूइड के अंदर से जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं ये वर्क करते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। इस प्रोटोप्लाज्म का, इस फ्लूइड का काम क्या होता है? ये फ्लूइड जो प्रोटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर भरा रहता है ये इनको मूवमेंट देता है, जितने भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनल है, ताकि ये आपके कोई भी सेल ऑर्गेनल इसकी दीवार पे, इस सेल वॉल पे या फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके चिपक ना जाए। तो इसलिए जो है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है आपका भरा रहता है। अब मैं यहाँ पे एक वर्बली जो है इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ कि हमने देखा ये आपका एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। सबसे पहला जो डिफरेंस है, यहाँ पे हमने इसका नाम नहीं लिखा है, सेल वॉल हम इसको बोलते हैं। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति।
और ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो है वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड, फैट और प्रोटीन की बनी होती है। तो अब सबसे पहले हम इनके अंदर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस जो है इनकी शेप का ही है। एनिमल सेल जो होते हैं, जंतु कोशिका जो होती है, उनका आकार जो होता है स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है। जो आपके प्लांट सेल हैं उनकी कोई शेप नहीं होती है, यानी कि इनका एक निश्चित आकार होता है, अनिश्चित आकार के होते हैं, ये किसी भी आकार के हो सकते हैं, यानी कि इनकी जो आप कह सकते हैं कि शेप जो है वो आपकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, अलग अलग शेप के होते हैं, यानी कि पादप कोशिकाएं जो है वो अलग 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 आकार की हो सकती है। दूसरा सबसे हमें जो कॉमन डिफरेंस इस दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है? प्लांट के अंदर होती है। अभी हम सेल वॉल के बारे में जिक्र भी करेंगे। सेल वॉल जो है आपकी 3 टाइप की होती है, पी, एस और टी, पी, एस और टी। तो पी, एस और टी टाइप सेल की जो आपकी सेल वॉल होती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा जो डिफरेंस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि सेंट्रोसोम, केंद्रीय काय, सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? एनिमल सेल में होता है। इसके बाद चौथा डिफरेंस जो हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है, लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली हम कहते हैं कोशिका की, वो सिर्फ और सिर्फ हमें किसके अंदर दिखाई दे रही है? एनिमल सेल के अंदर दिखाई दे रही है। प्लांट सेल में हमें कहीं भी आपकी जो है दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई जो प्लांट सेल है उसके अंदर प्लास्टिड है, वैक्यूल्स है, और ये प्लास्टिड और वैक्यूल्स आपके किसके अंदर नहीं होते? ये आपके एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। तो अब हम 1 बाय 1 जो है इनके डिफरेंस के बारे में लिखते हैं कि किसमें क्या क्या मौजूद होता है और क्या क्या मौजूद नहीं होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो डिफरेंस था उसको थोड़ा सा अब हम लिखेंगे कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है। जंतु कोशिका, या इसको हम बोलते हैं एनिमल सेल। पादप कोशिका, जिसको हम बोलते हैं प्लांट सेल। सबसे पहला जो डिफरेंस है, एनिमल सेल जो होते हैं, कोशिका, जंतु कोशिका जो होती है, उनकी जो शेप होती है, उनका जो आकार होता है वो आपका कैसा होता है? गोलीय या स्फेरिकल। प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है या अनिश्चित होती है, यानी कि कोई भी इनकी शेप हम इनकी फिक्स नहीं कह सकते। दूसरा जो सबसे मेन डिफरेंस जो था, जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, या जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये आपकी एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है। इसके बाद जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रकाय, पाया जाता है। पादप कोशिका के अंदर ये नहीं होता है। पादप कोशिका के अंदर क्या होते हैं? पादप कोशिका के अंदर हमने बताया कि इसके अंदर आपके लवक पाए जाते हैं, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं, वे प्लास्टिड पाए जाते हैं। ये लवक इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। लवक किसके अंदर एब्सेंट रहते हैं? जंतु कोशिका के अंदर एब्सेंट रहते हैं। इसके अलावा हमने एक और बात की थी इसके अंदर जो है आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम जंतु कोशिका के अंदर रहता है, उपस्थित रहता है, इसके अंदर अनुपस्थित रहता है। तो ये कॉमन डिफरेंसेस जो हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में जानने थे। सबसे पहला जो डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है कि सेल वॉल जो है वो आपकी किस में होती है? पादप कोशिका में होती है।
और ये सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की बनी होती है। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद जो है हम आगे जब बात करते हैं इसके अंदर कि भाई सेंट्रोसोम केंद्रकाय, केंद्रकाय जो है हमारी सेल डिवीजन में कोशिका के विभाजन में मदद करता है और ये सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर नहीं पाया जाता। लवक प्लास्टिड्स ये आपके कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं या फल फूल होते हैं उनको कलर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं, पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और लाइजोसोम जिसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमने सेल के बारे में पता लगा लिया, हमने पढ़ा कि भाई सेल जो है नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हमने सेल को डिवाइड किया था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। फिर हमने जो है कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे सेल को जो है डिवाइड किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब हमने जो है अलग अलग सेल के बारे में जाना, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। अब हम सेल के संगठन के बारे में बात करते हैं। सेल का जो संगठन है या कॉम्पोजिशन ऑफ सेल है कि भाई सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है, सेल किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेल का जो है स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। मैं कॉमन सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसमें सबसे पहले जो है आप जान लीजिए, ये मान लिया हमारे पास सेल है। इस सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। और याद रखेंगे कि केंद्रिका की जो खोज है वो की थी फोंटाना ने। जो आपका किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, केंद्रिका के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोलस, इसकी जो खोज की थी वो फोंटाना ने की थी। इसके बाद ये आपका जो होता है केंद्रक होता है। इसके अंदर पूरे सेल के अंदर ऐसे द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम नाम देते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। और ये आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन या इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब मेनली हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैंने कहा कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, कोशिका का संगठन। इसमें सबसे पहले हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है? पहली जो है कोशिका झिल्ली, या फिर हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरी जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म या इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। तीसरा केंद्रक न्यूक्लियस। इसके बाद हम इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं, चाहे वो दोनों कोशिकाओं के अंदर पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, जैसे कि हमने नाम लिया था बहुत सारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, सभी के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कोशिका का संगठन जो है मेनली इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोशिका झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक। अब इन तीनों चीज़ों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, किससे बनी होती है। कोशिका झिल्ली के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। कोशिका झिल्ली की हेडिंग बना लीजिए, कोशिका झिल्ली, या फिर हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबको पता है कि ये सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे भारी परत जो होती है वो आपकी कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन प्लांट सेल में जो सबसे भारी परत होती है उसको हम सेल वॉल बोल देते हैं। कोशिका झिल्ली सबसे पहले कि ये बनी किसकी होती है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसके बारे में याद रखना है, ये किस किस चीज़ से बनी होती है। ये आपकी बनी होती है प्रोटीन, वसा और लिपिड से। प्रोटीन, फैट एंड लिपिड, इन तीन चीज़ों से मिलकर आपकी कोशिका झिल्ली जो होती है वो बनी होती है। इसके बाद कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या हैं। भाई कोशिका झिल्ली जो है हमने बाहर बता दी, भाई कोशिका झिल्ली होती है, इसके कार्य क्या क्या हैं। तो इसके अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूं
वर्क फंक्शन या फिर इसके कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला जो काम है, इसको एक और नाम दिया जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको बोला जाता है अध पारगम्य झिल्ली। अध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो सेल के बाहर की जो परत होती है इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि प्रोटीन, वसा और लिपिड की बनी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम अधपारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का? ये सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल को ही सेल के अंदर जाने देती है। जो चुना हुआ पदार्थ होते हैं, चुने हुए जो आपका मटेरियल होता है, उसी को सेल के अंदर एंटर करने देती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। मैं अगर इसके दूसरे वर्क फंक्शन की बात करूं तो ये दो कोशिकाओं के बीच में डिफरेंशिएट करता है। मतलब मान लो ये दो कोशिकाएं हैं। अब कोशिकाएं हमने पढ़ा था कि भाई जो सेल थ्योरी में थी उसमें हमने बताया था कि कोशिकाएं मिलकर काम करती है। तो जैसे मान लो ये कोशिकाएं आपकी आपस में जुड़ी हुई हैं, ये कोशिकाएं आपकी जुड़ी हुई हैं आपस में, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन ही तो है जो दो सेल के बीच में क्या कर रही है, डिफरेंस कर रही है। तो दूसरा जो वर्क फंक्शन है इसका मेन वो क्या है कि ये दो कोशिकाओं के बीच में विभेद करती है। डिफरेंशिएट बिटवीन टू सेल, दो कोशिकाओं के बीच में क्या करती है, ये विभेद करती है। और तीसरा काम यही जो होता है, दो कोशिकाओं के बीच में इंटरेक्शन का काम करती है कि भाई कोई भी मटेरियल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर करना हो या दूसरी कोशिका से किसी को लेना हो, तो जो इंटरेक्शंस का काम है वो भी आपका किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा। सबसे बाहरी जो लेयर है वो प्रोटीन, वसा और लिपिड की बनी होती है। कार्य क्या क्या है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि ये जो है दो कोशिकाओं के बीच में डिफरेंशिएट करती है, उनको अलग अलग करती है। तीसरा हमने पढ़ा कि तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने जाना कि भाई कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन, वसा और लिपिड की बनी होती है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तीसरा हमने इसके बारे में जाना कि दो कोशिकाओं के बीच में जो डिफरेंशिएट होता है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। इंटरेक्शन जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। तो मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, क्वेश्चन सिर्फ एक ही बन सकता है कि दो कोशिकाओं के बीच में भी मटेरियल का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा, तो मटेरियल का ट्रांसफर जो होगा वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होगा। और इसी कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन, वसा और लिपिड की बनी होती है। इसके बाद जो है अगर ज़्यादा डीपली इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने बताया कि भाई ये प्रोटीन की बनी होती है। कोई पूछ ले प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये आपका प्रोटीन जो होता है वो लाइपोप्रोटीन होता है। इसको हम नाम देते हैं लाइपोप्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन यूज होता है किसी कोशिका झिल्ली को बनाने में, तो वो प्रोटीन जो होता है वो आपका कैसा होता है, लाइपोप्रोटीन होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट मैंने बताया था कि कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है। उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, उस द्रव्य को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, या उसको नाम देते हैं हम कहते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। हमने कहा था कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोशिका जीवन का जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो इसके अंदर जो ये लिक्विड आपका फ्लूइड भरा हुआ है, इसको जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। और ये बात किसने कही है, ये बात कही है हसले ने। हसले नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने जो है ये बात कही है। तो यहाँ से आपके दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जीवन का भौतिक आधार कोशिका के किस भाग को कहा गया है, तो वो कहा गया है प्रोटोप्लाज्म को। और पूरे सेल को क्या कहा गया है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। किसने कहा है, हसले नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में कहा था कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म है आपका वो क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो द्रव होता है ये आपका विस्कस यानी कि गाढ़ा होता है, कलरलेस रंगहीन होता है, और ये पूरे कोशिका के अंदर
फैला हुआ होता है। अच्छा, ये जो द्रव है ये इस कोशिका के अंदर एक मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम जो नाम देते हैं वो कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, या इसको हम बोलते हैं ब्राउनी मूवमेंट। को आप समझ ही गए होंगे कि इधर से उधर किसी चीज़ का मूवमेंट करवाना, किसी चीज़ का आना जाना, वो मूवमेंट कहलाता है। तो ब्राउनी मूवमेंट जो होती है वो किसके द्वारा होती है? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होती है। क्यों? क्या होता है ब्राउनी मूवमेंट से? ब्राउनी मूवमेंट से क्या होगा कि ये जितने भी इसके अंदर आपके कोशिका के अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं, जितने भी आपके इसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनल होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, इनकी जो है मूवमेंट होती रहती है। और इस मूवमेंट के कारण कोई भी कोशिकांग जो है वो आपका सेल, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उससे चिपकता नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कोशिका के अंदर जो आपके कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, वो सेल वॉल से या सेल मेम्ब्रेन से चिपके ना, इसके लिए आपका जीव द्रव्य एक मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। और ये किसके द्वारा होती है? जीव द्रव्य के द्वारा होती है। अब जीव द्रव्य को दो भागों में आगे बांटा गया है, दो पार्ट जो है इसके बनाए गए हैं। वो पार्ट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा हमेशा साइटोप्लाज्म, या इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। अब इस चीज़ को ज़्यादा वो समझने की सिंपल सी ज़रूरत है, हम इसको ही देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी द्रव भरा रहता है, जितना भी आपका फ्लूइड भरा रहता है, ये क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य। यानी कि वो द्रव्य जो सिर्फ केंद्रक के अंदर मौजूद है, क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आपका केंद्रक है, केंद्रक की जो आपकी ये लेयर है, केंद्रक की जो आपकी झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली है, उसके बीच में जो द्रव है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य के बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं कि कोशिका द्रव्य होता क्या है। कोशिका द्रव्य आपका कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच भरा हुआ द्रव होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका केंद्रकाय हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, या फिर आपके ईआर हो गए, गोल्गी अपार्टस हो गए, या फिर गोल्गी बॉडी होगी। ये सारे के सारे जो हैं इसी के अंदर होते हैं। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर, यानी कि ये जो आपकी न्यूक्लियोलस है, अभी मैंने बताया था न्यूक्लियोलस जिसको हम केंद्रिका बोलते हैं, जिसको फोंटाना ने डिस्कवर किया था। इसके अंदर इसकी जो मेम्ब्रेन होती है और जो आपकी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में जो भरा हुआ द्रव है वो क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इन दोनों के बाद कि भाई प्रोटोप्लाज्म में क्वेश्चन आया था एक बार कि प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा जो तत्व है, सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। जो जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो आपकी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। अब तीसरा पार्ट इसका जो है हमारे पास जो बचा है वो बचा है केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज इसको पढ़ना पड़ेगा। मैं इसका अलग से स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कैसे? देखो भाई, ये सेल है, सेल का ये आपका केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर एक छोटा सा हिस्सा और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में, केंद्रिका। ये केंद्रिका जो है भाई, ये क्रोमोसोम से बनी होती है। सेल का कौन सा हिस्सा क्रोमोसोम से बना होता है? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस आपका किससे बना होता है? क्रोमोसोम से बना होता है। इसकी जो लेयर है,
जिसको हम केंद्रिका झिल्ली कहते हैं, और ये जो केंद्रक झिल्ली है, इन दोनों के बीच में ऐसे एक तारनुमा जो है संरचना बनी होती है। एक तारनुमा जो है संरचना बनी होती है, और इस संरचना को जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है गुणसूत्रीय संरचना। इस संरचना का जो नाम होता है गुणसूत्रीय संरचना, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। आप इंग्लिश में बोल सकते हो इसको क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। और जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल का विभाजन होता है, तो यही जो गुणसूत्रीय संरचना है ये किसके अंदर बदल जाती है? क्रोमोसोम के अंदर बदल जाती है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि सेल का जब विभाजन होता है तो कौन सा हिस्सा जो है आपका क्रोमोसोम में बदलता है, तो ये जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है, गुणसूत्रीय जो संरचना है, वो आपकी किसके अंदर बदल जाती है? वो आपकी क्रोमोसोम के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर मैं इस क्रोमोसोम की इस न्यूक्लियस की बात करूं, न्यूक्लियोलस की, केंद्रिका की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कौन कितना होता है? तो जो केंद्रिका होती है इसके अंदर 85% आपका प्रोटीन पाया जाता है, और लगभग 10% आरएनए पाया जाता है, और 5% के आसपास इसके अंदर डीएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको पता है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बतानी है हमें, वो बतानी है आपको वायरस से रिलेटेड है कि वायरस जो है कौन से प्रोटीन से बना होता है। दो क्वेश्चन आपके, डीएनए की फुल फॉर्म और वायरस जो है आपका किस तरह के प्रोटीन से बना होता है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे। तो हमने बताया कि केंद्रिका जो होती है वो आपके 85% जो है उसके अंदर प्रोटीन होता है, 10% आरएनए होता है, और 5% क्या होता है? डीएनए होता है। तो यहाँ पे केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, हाँ केंद्रक आप मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि केंद्रक जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, और इसी को जो है कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। इसकी खोज फोंटाना ने की थी। इसके अंदर एक तारनुमा संरचना बनी होती है, वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं गुणसूत्रीय संरचना। और जब सेल डिवीजन होता है यही आपके क्रोमेटिन स्ट्रक्चर किसके अंदर चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है। यही स्ट्रक्चर आपका किसके अंदर चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम के अंदर। अब जो है हमें इसके अंदर पढ़ना है सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो आपके कोशिकांग है। कौन कौन से कोशिकांग है जिनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले जो हमने सेल ऑर्गेनल पढ़ना है, सेल वॉल, यानी कि इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। सेल ऑर्गेनल के बारे में, ये सारे के सारे आपके सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। कोशिकांग में जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दूसरा हम पढ़ेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका। तीसरा हम पढ़ेंगे राइबोसोम, चौथा हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम, केंद्रकाय। पांचवा हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। पांचवा हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं गोल्गी काय। छठा हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। सातवां जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, सेल की आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। और सातवां जो हम इसके अंदर सातवां हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लास्टिड। आठवां जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लास्टिड, या
लवक। अब ये हमें सेल ऑर्गेनल जो है 1 बाय 1 पढ़ने हैं और इसके बाद जो है हमारा सेल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन कि हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब सबको पता है कि कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट के अंदर। कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट के अंदर। तो सबसे पहली बात तो आपको इसके बारे में यही याद रखनी है कि सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? प्लांट या पादप के अंदर होती है। दूसरी बात जो आपने इसके बारे में याद रखनी है, ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तीसरी बात इसके अंदर आपने जो याद रखनी है, सेल वॉल के 3 हिस्से होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए सेल वॉल बना के दिखाता हूं। मान लिया मैंने कहा था कि भाई जो आपके प्लांट सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी शेप के किसी भी आकार के हो सकते हैं। हम मान लेते हैं जस्ट एक बार कि ये आपकी जो है आपकी सेल वॉल है, ये आपकी कोशिका भित्ति है। इसके अंदर 3 लेयर बनी होती है। जैसे कि मान लो मैं एक और लेयर बना देता हूँ इसके बाहर और एक और लेयर बना देता हूं मैं इसके बाहर। मान लो ये तीनों लेयर जो हैं, ये तीनों की तीनों जो लेयर हैं आपकी, ये आपकी किसकी है? कोशिका भित्ति की है। ये तीनों की तीनों लेयर किसकी है? कोशिका भित्ति की। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर कह दो या प्राथमिक लेयर कह दो, इस चीज को प्राथमिक झिल्ली कह दो, इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है आपका एस लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? एस लेयर या एस झिल्ली। दूसरी जो लेयर होती है इसको नाम दिया जाता है पी लेयर यानी कि पी झिल्ली। और जो बाहरी होती है सबसे, ये होती है टी लेयर, टी झिल्ली। यानी कि जो आपकी सेल वॉल है उसको 3 परतों से मिलकर वो बनी होती है एस, पी और टी। एस जो है सबसे अंदर वाली लेयर है। और अगर पूछ ले सबसे जो प्राथमिक लेयर है सेल वॉल की, या फिर जिसको हम कहते हैं प्राइमरी जो लेयर है आपकी, ये किससे बनी होती है? तो आपको याद रखना है ये आपकी सेलुलोज और प्लस में प्रोटीन की बनी होती है। ये आपकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज और प्रोटीन की। पी लेयर जो है वो आपकी मिडल लेयर है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है पी लेयर जो है आपकी वो मिडल लेयर है। और ये किसकी बनी होती है? ये आपकी बनी होती है लिग्निन या फिर आप जिसको बोलते हो गोंद की बनी होती है। तीसरी अगर मैं बात करूं टी लेयर, तो टी लेयर जो बनी होती है वो बनी होती है डेड प्रोटोप्लाज्म। डेड प्रोटोप्लाज्म का मतलब है मृत जीव द्रव्य। ये आपकी किसकी बनी होती है? मृत जीव द्रव्य। यानी कि तीनों की तीनों लेयर के बारे में हमने बात कर ली कि भाई ये होती है। अब बात करते हैं कि भाई सेल वॉल है, हमने पढ़ लिया सेल वॉल चीज़ क्या होती है। सेल वॉल जो होती है आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की, इसके अंदर जो है ये आपकी 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है एस, पी और टी। एस जो है अंदरूनी लेयर या सबसे इनर लेयर, पी जो है मिडल और टी जो है बाहरी लेयर होती है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये सेल वॉल का काम क्या होता है, तो सेल वॉल के अगर आपसे कोई वर्क फंक्शन पूछ ले तो सबसे पहला जो वर्क फंक्शन है सेल वॉल का वो तो यही है कि ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी जो है प्लांट को प्रोवाइड करती है। कार्य, सेल वॉल के जो कार्य है वो क्या है? सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू प्लांट। संरचनात्मक मजबूती आप इसको कह सकते हो, संरचनात्मक दृढ़ता इसको हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। संरचनात्मक दृढ़ता जो है ये आपके प्लांट को प्रोवाइड करती है। दूसरा, अब ये सबसे बाहरी लेयर है, तो जितने भी बाहरी इन्वेजन है, जितने भी बाहरी आक्रमण है, अटैक है, उनसे आपकी प्लांट की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। मतलब बाहरी आक्रमणों से, आउटर अटैक से, बाहरी आक्रमणों से कोशिका का बचाव। ये 2 काम जो है आपके किसके हैं? सेल वॉल के, कोशिका भित्ति के हैं। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल था हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब दूसरे जो सेल ऑर्गेनल की हम बात, अब अगला जो सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पहले ही बताया था, इसके दो पार्ट होते हैं, SCR और RER। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप जानिए ER के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फुल फॉर्म है ये ER की, रेटिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःद्रवी जालिका। इसकी जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो की थी पोर्टर ने। पोर्टर द्वारा जो है ER की डिस्कवरी की गई थी। इस ER को एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक बार क्वेश्चन आया था, कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही, अंतःद्रवी जालिका को ही कोशिका का क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। ER के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं SER और एक होते हैं RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं कह सकता हूँ मुलायम अंतःद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। किसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? अब जाहिर ही बात है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ होता है, तो यहाँ पे राइबोसोम आपके मौजूद नहीं होंगे। राइबोसोम जो मौजूद होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? RER पे। तो जो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि RER के अंदर क्या मौजूद होते हैं? आपके राइबोसोम। राइबोसोम जो है आपके वो RER के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है प्रोटीन का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। तो आपको इसके बारे में बस इतनी सी बातें याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी खोज जो है पोर्टर ने की थी। ये जो है आपका स्केलेटन ऑफ सेल का कहलाता है। इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, SCR और RER। RER खुरदरा होता है, ये आपका मुलायम होता है। खुरदरा होने के कारण इसके अंदर जो है राइबोसोम मौजूद होते हैं और इस राइबोसोम के कारण यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब जो है तीसरे सेल ऑर्गेनल की बात मैं अगर करूँ तो मैंने नाम लिख दिया राइबोसोम। हम राइबोसोम के बारे में ही बात कर लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है? अगला हमारा जो है राइबोसोम। अच्छा, ये राइबोसोम से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? मतलब सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल की अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखोगे कि ये आपका सबसे छोटा कोशिकांग है। ये आपका क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। दूसरी बात, इसको जो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मानव, ह्यूमन में प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? ह्यूमन में जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है लीवर को। यानी कि लीवर से जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है? राइबोसोम से। तीसरी, इसकी खोज किसने की थी? पैलेड। पैलेड जो है, इन्होंने जो है राइबोसोम की जो है डिस्कवरी की थी। राइबोसोम के बारे में हमें जो है बताया था। तो ये जो है बातें आपको राइबोसोम के बारे में याद करनी है। सबसे छोटा कोशिकांग होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होता है। इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? पैलेड ने की थी। कहाँ मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। मैंने जब उसका स्ट्रक्चर बनाया था तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है आपका इसका एक पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, जो कि कोशिका को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो राइबोसोम जो है आपका किसके अंदर पाया जाता है? ये आपका साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। या फिर आप एक चौथा पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो कि ये जो है साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। मैंने बताया सबसे छोटा ऑर्गन है, सेल ऑर्गेनल है। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। अगर मैं बात करूं सबसे बड़े सेल ऑर्गेनल की, तो कोशिका का जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, जाहिर बात है जो कोशिका का ब्रेन भी है, केंद्रक जो है कोशिका का सबसे बड़ा जो है कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल है।
इसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, या फिर गोल्जी की, इसको गोल्जी अपैरेटस भी बोला जाता है, गोल्जी अपैरेटस भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी। इसके नाम में ही जो है, इसके साइंटिस्ट का नाम जो है छिपा हुआ है। इसको जो है हम कहते हैं, जो गोल्गी बॉडी जो है आपकी, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो आपकी की थी कैमिलो गोल्गी ने। इसकी डिस्कवरी आपकी की थी कैमिलो गोल्गी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने इसके बारे में याद रखनी है, इसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। सेल का ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर ऑफ सेल जो है, इसको कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि ये जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, ये भी हमने बात की थी। जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। सेल ऑर्गेनल को, कोशिकाओं को, बाकियों के, उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। होती है गोल्गी बॉडी जो होती है, इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहा जाता है। कैमिलो गोल्गी ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसके बारे में बस हम इतनी सी बातें जो है याद रखेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, राइबोसोम भी हो चुका है हमारा। अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में हमारा अगला जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है आपका लाइसोसोम। ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका, एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। इट प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये सिर्फ और सिर्फ आपका किसके अंदर होता है? एनिमल सेल के अंदर होता है। इसकी खोज जो है डिस्कवरी डी ड्यू ने की थी। इसी को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग जो है आपका कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जो है आपको और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि भाई लाइसोसोम जो है आपका, क्वेश्चन कई बार कैसे आते हैं कि इनमें से कौन पादप कोशिका में नहीं होता। अगर उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है लाइसोसोम, तो ये पादप कोशिका में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। तो इसलिए मैंने जो है आपको पहले स्ट्रक्चर बताया था दोनों का, एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, कि कौन किसके अंदर मौजूद होता है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रोसोम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रोसोम, केंद्रक काय। सेंट्रोसोम, अगर सेंट्रोसोम केंद्रक काय की मैं बात करूं, यह भी आपका सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? जंतु कोशिका में होता है। दूसरी बात जो आपने इसके बारे में याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सेल डिवीजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन पे मदद। इट हेल्प इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में मदद। ये आपकी कोशिका विभाजन में हमारी क्या करता है? मदद करता है। और मैं बात करूं इसकी डिस्कवरी की, तो इसकी खोज जो की थी वो की थी टी बोवेरी ने। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय टी बोवेरी। तो ये आपका सेंट्रोसोम होता है, केंद्रक काय होता है। इसके बाद दो और सेल ऑर्गेनल आपके बचते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग जानते हो अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को जो है हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का ये पावर हाउस होता है। इसके बाद जो है इसी के अंदर जो है आपका एटीपी का निर्माण होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपके सेल के कौन से हिस्से में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सेलुलर
रेस्पिरेशन है। कोशिका श्वसन, कोशिका श्वसन सेल के कौन से हिस्से में होता है? तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसी के अंदर आपका किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी की आपको फुल फॉर्म पता होगी, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एडीपी और प्लस में फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो आपकी की थी कार्ल बेंडा ने। इसकी जो डिस्कवरी है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। इसके बाद हमारा लास्ट जो सेल ऑर्गेनल बच गया वो बच गया प्लास्टिड। और प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लास्टिड जो पाए जाते हैं वो आपके प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। हम बात करते हैं अंतिम और आखिरी जो हमारा जो है प्लास्टिड्स, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं लवक। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? लवक बोला जाता है। इनकी खोज जो की थी ई हैकल ने की थी। ई हैकल, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय ई हैकल जो आपके हैं। और प्लास्टिड जो हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पे अब इसको डीपली डिस्कशन हम इसके बारे में नहीं करेंगे। सबसे पहला आप सबको पता है होता है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहला जो होता है क्लोरोप्लास्ट, इसी को कोशिका का किचन कहते हैं। कोशिका का किचन, किचन ऑफ सेल जो है किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और ये किसके अंदर होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पादप के अंदर, प्लांट्स के अंदर होते हैं। दूसरा जो होता है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा जो होता है ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये इसका इंग्लिश नाम है क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में अगर हम इसके नाम की बात करेंगे तो हिंदी में नाम होता है इसका हरित लवक। हिंदी में जो नाम होता है इसका वो होता है हरित लवक। और ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलते हैं अवर्णी लवक। और तीसरा और आखिरी जो लवक का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक, ये 3 हिस्से जो होते हैं आपके प्लास्टिड के होते हैं। और प्लास्टिड आपको पता है सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? पौधों में, प्लांट में पाया जाता है। अब आगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसके पहले मैं आपको ये तीनों जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इनके बारे में कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, आगे कितने भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। आज हमारा जो सेल है वो टॉपिक उसका कंप्लीट हुआ। अब हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।